Hey guys, hi, a very warm welcome to Dantu. I hope you all are doing amazing. So आज के सेशन में हम करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्विकली रिवाइज फॉर आवर जेई एग्जाम. सो जो बच्चे जेई 2025 में जनवरी अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो एक बहुत छोटे से क्रिस्प रिवीजन के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. तो मेक श्योर कि आप इस पूरे सेशन को एंड तक रिवाइज करें और जो सेशन के नोट्स हैं दैट आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो गाइज जस्ट वन थिंग, जो गदर सीरीज है इस बार हमने लॉन्च किया. सो गदर सीरीज के बारे में आई थिंक जो इस सेशन को देख रहा है उन्होंने कहीं ना कहीं गदर सीरीज का नाम सुना होगा या उसके शायद कुछ सेशंस भी पहले के लगाए होंगे. सो गदर सीरीज हमने लॉन्च किया है इस साल भी 3.0, लेकिन विद दिस चैनल की एक्सक्लूसिव मेंबरशिप के ऊपर जो अवेलेबल था ₹89 के अंदर. तो अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी लगता है कि यस मैम मेरी तैयारी के लिए जो लास्ट होप है दैट इज गदर सीरीज, तो मेरा बहुत कम टाइम में 3 से 4 घंटे के बीच में एक चैप्टर का सेशन होता है जिसमें वी डिस्कस वो क्वेश्चंस, वो एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको दिख सकते हैं. और पहले भी ऐसा हुआ है, द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम गदर सीरीज, जो पढ़ाया वही आया. तो यू गाइस कैन एनरोल इनटू गदर सीरीज. उसमें सिर्फ आपको HP गुरुकुल इज अ मेंबरशिप बेसिकली, जिसमें गदर के साथ साथ आपको और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे हेल्पफुल सेशंस मिलेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली 6 टाइप्स हैं जहां से जेई मेंस में सवाल पूछे जाते हैं. पहला टाइप इज द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम इज लाइक वेरी बेस टॉपिक, ठीक है. उसके बाद द मेन टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है. बोर्स के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय जितने उनके फॉर्मूलाज हम पढ़ते हैं, राइट, वो इंपॉर्टेंट हैं. तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे रेडियस है, एनर्जी है ना, फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ है, वो सबका रिलेशन पूछा जा सकता है. The next type is wave and particle nature of electromagnetic radiations. Particle nature में 2 चीजें आप पढ़ते हो, black body radiations और photoelectric effect, जहाँ पे ज्यादा questions photoelectric effect से ही पूछे जाते हैं, right? उसके बाद type 4 is Heisenberg uncertainty principle. Type 5 is Schrödinger wave equation, जिसमें हम quantum model में आते हैं. उसके बाद quantum numbers which are applications of Schrödinger equation, followed by graphs जो है वो हम यहीं पे कवर कर लेते हैं. तो ये कुछ मोटे मोटे टाइप्स हैं जो एग्जाम में काफी रिपीट होते हैं. तो इन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज के सेशन में अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है. सबसे पहले पार्टिकल नेचर को समझाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है, आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, ये मेटल ऐसा होना चाहिए जिसका लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, जैसे सीजियम को काफी यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर, ठीक है. अब इस मेटल के अंदर क्या होगा, मेटल के अंदर एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर न्यूक्लियस ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है ना, ऐसा सिचुएशन होगा. तो अगर इस मेटल पे हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट देते हैं, ये इंसिडेंट लाइट है, इसकी एनर्जी EI है. तो जब हम उस लाइट को मेटल के सरफेस पे इम्पार्ट कराते हैं तो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा जो होता है बेटा वो खर्च हो जाता है इलेक्ट्रॉन को एटम की गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, सम पार्ट ऑफ इट. और जो भी लाइट आप डालते हो ना इंसिडेंट, उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू है, हर मेटल की अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट. तो जो आप इंसिडेंट लाइट डाल रहे हो ना वो कम से कम न्यू नॉट के बराबर होनी चाहिए. अगर मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की ज्यादा है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता. नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, है ना. इस सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, तो उससे ज्यादा की आपको डालनी पड़ती है. तो कुछ एनर्जी तो मेटल के, है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो गई. और मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया सरफेस पे, जो बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है. तो इसका मतलब जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है उसके 2 हिस्से हो गए. पहला मिनिमम हिस्सा हुआ वर्क फंक्शन. वो क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और जो बाकी एनर्जी बची है वो उसको एज ए काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है, देखो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी h न्यू, अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट थी, तो इस वर्क फंक्शन की एनर्जी h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². तो इसको आप और एक्सप्रेशंस में रीअरेंज कर सकते हैं. देखिए hc अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, दिस विल बी hc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ mv². तो यही हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है मेन एक्सप्रेशन बनता है जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है. अगर मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा लेकिन उसे काइनेटिक एनर्जी 0 मिलेगी, ठीक है. अगर मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा
अच्छा ये थोड़ा ना हमने साइन गलत लिख लिया ऊपर, इसको थोड़ा ठीक करो, देखो देखो इसको ठीक करो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इधर पूरा लिखते हैं। देखो ये केस समझ गया। अगर मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ी है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से, साइन ये आना था, तो उसके केस में बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ा है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अगर मान लो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बड़ी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, दिस इज द पॉइंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नजर आएगा और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी, समझ रहे हो। तो दैट इज द पॉइंट। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल ऑन स्ट्राइकिंग इट विद द रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी, उस पर्टिकुलर एनर्जी का एक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं निकलेगा उस केस में, ठीक है। ओके चलिए, अब इसमें देखो कुछ ग्राफ्स भी आप बना सकते हो। तो ग्राफ्स से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, इंटेंसिटी से क्या होता है, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से बेटा, इंटेंसिटी रिलेटेड होती है नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन से। इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे इंसिडेंट लाइट की, तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये रिलेशन ध्यान रखना है, इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंसी से उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। कभी एग्जाम में सवाल आए कि बोलो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। बट इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी लाइट की बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो है निकलने वाले फोटोन्स की वो बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना कि इस पे ना ग्राफ भी आ जाता है। जैसे देखो, अगर कभी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के वर्सेस प्लॉट बोला, तो हमें पता है एक थ्रेशोल्ड, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अबव ही इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है ना। तो यहाँ से देखो ग्राफ ओरिजिन से नहीं शुरू करना, क्यों ओरिजिन से शुरू नहीं करना, क्योंकि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। तो इसीलिए देखो न्यू नॉट से ऊपर फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलना शुरू हुआ, उससे पहले तो जीरो है ना। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है, हाँ इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से। ओके, ग्राफ आई थिंक बना सकते हो। नेक्स्ट देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बोला, इसका यूज बोर ने अपने मॉडल में भी किया था। प्लैंक्स कहते हैं कि एनर्जी, कभी भी एनर्जी किसी भी सोर्स से कभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती। एनर्जी हमेशा बेटा छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में आती है। एक छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी को अपन क्वांटम बुलाते हैं, बहुत सारे पैकेट्स को हम क्वांटा बुलाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये भी बोला कि एनर्जी जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आती है और एक जो क्वांटम की एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है, लाइट की। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम प्लैंक्स कांस्टेंट रखते हैं h, ठीक है, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, अब h न्यू को हम यहाँ पे देखो न्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं c अपॉन लैम्डा। c स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ से एक्सप्रेशन बनता है E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। अच्छा, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, सेकेंड से सेकेंड कट गया अपॉन लैम्डा। तो यार इसको ना आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 19.89 कुछ आएगा ये, इंटू 10⁻26 है ना, अपॉन ये जूल मीटर है अपॉन लैम्डा। अब इसको और सिंप्लीफाई, देखो 19.8 को 220 लिख लो, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 × 10⁻25। तो h और c को बार बार सॉल्व करने से अच्छा है आप सीधा 2 × 10⁻25 को याद रखो एग्जाम में। तो इससे क्या होगा, h और c को बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और टाइम जरूर सॉल्व आपका सेव हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो ये एनर्जी ना एक क्वांटा की थी, ठीक है, एक क्वांटा की एनर्जी थी। एक्चुअली n क्वांटा के लिए NH न्यू बन जाता है। n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स बोल लो, अगर आप लाइट की बात करते हो तो नंबर ऑफ
लाइट के केस में छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन बुलाते हैं। तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू, एन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन्स है, ठीक है। एक और चीज देखो यहाँ पे, कभी भी अगर बेटा एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो आप सिंप्लीफाइज फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। एनर्जी इससे ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है, सीधा यूज कर सकते हो। चलिए इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप अपना बोर्स मॉडल ऑफ एटम है। बोर्स एटॉमिक मॉडल में ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही अप्लाई होता है, ठीक है। इसके दो पॉस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉस्टुलेट तो ये कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे और उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो बराबर होते हैं। तो उसका एक्सप्रेशन mv² अपॉन r इज इक्वल टू kze² अपॉन r², ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है जिसमें आप ये बताते हो कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पे लग रही है दैट इज इक्वल टू द उस पे लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स के। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट होता है एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, कि बोहर ने बोला कि एक एटम के अंदर सिर्फ वही ऑर्बिटल्स अलाउड होते हैं जिनका जो ऑर्बिटल लाइक जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी उन ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h अपॉन 2 पाई का। तो यहाँ से बना mvr इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। n इज द आपका वही एनर्जी लेवल है ना, 1 2 3 4 लाइक दैट। बोर मॉडल से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर मान के ही सारी वैल्यूज दी थी। तो इन्होंने सारे फॉर्मूलेस दिए, देखो रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। इतना जरूर ध्यान रखना, रेडियस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के इनवर्सली, ठीक है। ऐसे ही दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस E2 माइनस E1 करके हम निकाल सकते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इन्होंने यूज किया था अपने मॉडल के अंदर। वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी लेवल n के, ठीक है। ओके, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, z² के, इनवर्सली है n² के। अच्छा, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है टोटल एनर्जी के, है ना। ये वैल्यूज है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना इसे। बोर मॉडल की जो जितने ये फॉर्मूलाज हैं दे आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। रेडियस हो गया, अब वेलोसिटी भी कर लिया हमने। कभी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन ने और कितनी स्पीड से किया, डिवाइडेड बाय दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद तो बस इतना ध्यान रखना कि टाइम पीरियड n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z² के इनवर्सली। ये कैसे कर सकते हो, देखो टाइम पीरियड में ना r की वैल्यू आ रही है न्यूमरेटर में, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z, ठीक है। डिनोमिनेटर में वेलोसिटी है, वेलोसिटी z अपॉन n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बना n² बाय z इंटू n अपॉन z, दैट इज n³ अपॉन z²। और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z² के, इनवर्सली है n³ के। कर सकते हो, ध्यान रखना इनको यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना। चलो अब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं बेटा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। तो मतलब अगर कभी भी एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल के अंदर पड़ा है, उसको अगर हम रेडिएशन देते हैं, एनर्जी देते हैं बाहर से, तो वो एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। जब वो वापस आएगा है ना तो एनर्जी को एमिट करेगा। तो ये जो रेडिएशन को एमिट करता है इसके ऊपर सवाल पेपर में बनता है, इसका फ्रीक्वेंसी बताओ, लैम्डा बताओ। तो ऐसे जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, सैंपल में तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जब डी एक्साइट होते हैं तो इतनी सारी रेडिएशंस इम्पार्ट होती हैं, तो उससे ही हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा का टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लाइंस देख रहे हो ना, ये स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। तो अगर मान लो किसी हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन करके आया, तो इस सीरीज का नाम होता है लाइमन सीरीज। क्या नाम होता है, लाइमन सीरीज, ठीक है। कौन से रीजन में लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन कभी हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 2 में आता है, वो बामर सीरीज है, विजिबल रीजन में होती है। हाई एनर्जी लेवल से n3 में आया तो IR सीरीज होती है। हाई एनर्जी लेवल से 4 में आया तो ब्रैकेट सीरीज होती है। IR मतलब IR में लाई करती है, सीरीज का नाम पाशन होता है, ठीक है। तो इस लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, ऐसे ही फंड है, फंड फिर फार IR के अंदर लाई करते हैं और हमफ्रे, ठीक है।
कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि आप लैम्डा निकालो फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज के लिए या थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज के लिए। तो फर्स्ट लाइन होती है जैसे n इज इक्वल टू 2 से 1 में आया, ये फर्स्ट लाइन है लाइमन सीरीज की। सेकेंड लाइन होगी 3 से 1 में आया, सो ऑन। बता सकते हो जैसे ब्रैकेट सीरीज की थर्ड लाइन कौन सी है, 7, n इज इक्वल टू 7 से 4 में जब ट्रांजिशन हुआ तो n1 आपका लो एनर्जी लेवल होता है, n2 हाई एनर्जी लेवल जहां से इलेक्ट्रॉन कूदा है, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला भी बनाते हैं, 1 अपॉन लैम्डा जो है दैट इज इक्वल टू वेव नंबर बराबर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। RH रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये सर्कल जो रेड है गलत हुआ है यहाँ पे, ये सर्कल एक्चुअली बना है रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए, ओके। Z एटॉमिक नंबर है बेटा, तो यहाँ पर देखो ये रहा, ये RH जो है ये ही रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू को हम यूज करते हैं रफ सिंप्लीफाई करके 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स है तो 10 की पावर 7, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर कभी मान लो यहाँ पे एनर्जी हो, है ना, एनर्जी अगर रिडबर्ग कांस्टेंट जूल में दे रखा हो, ये तो सेंटीमीटर इनवर्स में है तो जूल में वैल्यू नहीं यूज करनी है, ठीक है। उसमें वो जो एनर्जी 2.18 वाली आप यूज करते हैं फिर वो यूज करना है, ओके। चलो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लाइन में। शॉर्टेस्ट लाइन किसी सीरीज के लिए बेटा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इन्फिनिटी से लेकर n1 में हुआ है वो शॉर्टेस्ट लाइन होती है। तो ये शॉर्टेस्ट लाइन का मतलब लैम्डा मिनिमम मतलब मैक्सिमम एनर्जी गैप है ना, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के। तो शॉर्टेस्ट लाइन का मतलब है डेल्टा ई मैक्सिमम, और वो कब होगा जब इन्फिनिटी से ग्राउंड में ट्रांजिशन होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट लाइन होती है जब आपका ट्रांजिशन n1 प्लस 1 से n1 में हुआ है, मतलब मिनिमम। देखो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन का मतलब लैम्डा मैक्स होगा जब एनर्जी गैप मिनिमम होगा। मिनिमम कब हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन जैसे इस लेवल में सेकंड में, तो जब थर्ड से सेकंड में आया होगा, या अगर मान लो फोर्थ में इलेक्ट्रॉन तो फिफ्थ से फोर्थ में आए जब, है ना, लाइक दैट। तो n1 प्लस 1 से लेकर n1 में जब ट्रांजिशन होता है वो शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट लाइन, ठीक है। ओके टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 अपॉन 2, जहां पे डेल्टा एन आपके हाई एनर्जी लेवल माइनस लो का एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ सीरीज, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ पर्टिकुलर सीरीज। किसी पर्टिकुलर सीरीज में अगर पूछता है कि जैसे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ बामर सीरीज में, अगर इलेक्ट्रॉन 8th लेवल से बामर में आया है तो उसके लिए n2 माइनस n डैश होता है। n2 हाई एनर्जी लेवल, n डैश होता है सीरीज नंबर। जैसे एनर्जी 8th लेवल से ट्रांजिशन होगी बामर सीरीज में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, तो n2 8 होगा और बामर के लिए n की वैल्यू n1 2 होता है तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हाई एनर्जी लेवल माइनस सीरीज नंबर। ओके नेक्स्ट देखो डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगले कहते हैं कि भाई कोई भी अगर आपके पास एक फास्ट मूविंग पार्टिकल है उसके साथ कुछ ना कुछ लैम्डा जरूर एसोसिएटेड होता है ना, तो उस बॉडी के लिए किसी मूविंग पार्टिकल का वेवलेंथ जो है वो हम कैसे डिनोट करते हैं, h अपॉन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, तो लैम्डा का एक्सप्रेशन बना h अपॉन mv, ठीक है। यहाँ पे जो मास आपको यूज करना है ना वो किलोग्राम में करना है। अच्छा डी ब्रॉगली वेवलेंथ और बोर्स मॉडल के रिलेशन से एक और फॉर्मूला भी बना है दैट इज 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ से भी एग्जाम में ना क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब एक रिवोल्यूशन के अंदर कितने वेव्स इलेक्ट्रॉन बनाता है वो उसके ऑर्बिट नंबर के ही बराबर होता है। जैसे सेकंड शेल के अंदर सेकंड शेल में 2 ही वेव्स बनेंगी इलेक्ट्रॉन के एक राउंड में, ठीक है। फोर्थ लेवल है तो 4 ही वेव्स बनेंगी, तो लाइक दैट 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। अच्छा डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस के और फॉर्मूलेज हम बना सकते हैं, थोड़ा रीअरेंज करके देखो। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है ना, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा, ठीक है। m और v की वैल्यू निकालो यहाँ से 2m काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। यहाँ पे h अपॉन mv में पुट कर दो तो लैम्डा बना h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा दो तो काइनेटिक एनर्जी उसका चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर होता है 2m इज इनटू q इनटू v, या चार्ज है इलेक्ट्रॉन है e इनटू v। ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू भी पता है, मास भी पता है, h भी पता है हमें, तो लैम्डा वहां से निकलता है 12.3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v द पोटेंशियल इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें से काइनेटिक एनर्जी वाला है, और ये सिंपल फॉर्मूला है जिसमें मास को केजी में रखना है, और ये है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग ने बोला कि भाई किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल के लिए हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं बता सकते। आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, ऑल फाइन? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो हेजनबर्ग ने बोला किसी फास्ट मूविंग पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम नहीं बता सकते। अगर आप एक चीज बताओगे, पोजीशन बताओगे, मोमेंटम में एरर आएगा, मोमेंटम बताओगे, पोजीशन में एरर आएगा। और कम से कम देखो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इज लाइक द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। ठीक है। ये एरर जो है कम से कम या उससे ज्यादा h अपॉन 4 पाई के बराबर आएगा। ठीक है। h अपॉन 4 पाई के जो है बराबर आएगा, राइट? ओके। ये ऐसे ही मोमेंटम का एरर देखो, अनसर्टेनिटी मोमेंटम में कैसे लिख सकते हैं? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास पे तो अनसर्टेनिटी लगता नहीं है, मास इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू मास इनटू अनसर्टेन वेलोसिटी, कम से कम या उससे ज्यादा h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। ठीक है, इजी। चलिए बेटा, क्वांटम नंबर्स वर द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर वो पहले देखना है तो एक बार देख लो। देखो, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, इसको बेसिकली हमने प्रपोज किया था स्क्रोडिंगर ने, कंसीडरिंग कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होते हैं। उन्होंने कहा वेव नेचर डोमिनेटिंगली होता है, तो किसी इलेक्ट्रॉन का जो सारा इंफॉर्मेशन होता है, उसका बायोडेटा उसके वेव फंक्शन में स्टोर होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए हम साई को देते हैं। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें पढ़ना तो नहीं है मेंस के लिए इतना, बट इसका कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए इस वेव इक्वेशन के बारे में, कि जब हमने इसको सॉल्व किया था, इस वेव इक्वेशन को, है ना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिले थे। देखो, साई एन एल एम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। एक इसमें आप देखोगे रेडियल कंपोनेंट होता है और 2 एंगुलर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। साई का अपना खुद सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट जब साई का स्क्वायर करते हैं तो इससे हमें इलेक्ट्रॉन के होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है वो पता चलता है। ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, साई आर स्क्वायर से रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, जिससे हमें इसी सरफेस पे प्रोबेबिलिटी का पता चलेगा, है ना, उसके बारे में। और कभी भी आपसे सवाल में पूछा जाए कि इस पॉइंट पे नोड है, तो नोड का मतलब क्या समझोगे? साई स्क्वायर को 0 रख दो। ठीक है। क्योंकि नोड वो स्पेस होता है, वो पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर से दी जाती है। नोड होना मतलब साई स्क्वायर ही 0 होना। ये चीज ना क्वेश्चंस में काम आती है। ठीक है। और जब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ्स पढ़ते हैं, इन्हीं से हमें ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में पता चला कि एस स्फेरिकल होता है, ये ऐसा होता है, लाइक दैट। ठीक है। इसके सॉल्यूशन से हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिले थे। ठीक है। चौथा क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया। तो पहला क्वांटम नंबर देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो एन के बारे में बताता है, पॉसिबल वैल्यू एन की 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। सिग्निफाई करता है शेल के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, है ना, डिस्टेंस, वो सब पता चलता है। सेकंड इज द, मतलब ये वही था के एल एम एन जो आपको पता चलता है। ठीक है। सेकंड इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल, जिसकी पॉसिबल वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाती है। ये सब शेल के बारे में बताता है। ठीक है। कि जैसे एल की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो सब शेल एस पी डी एफ एंड सो ऑन, ये सब पता चलता है। ठीक है। थर्ड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसकी पॉसिबल रेंज होती है -L से लेके +L इंक्लूडिंग 0। ठीक है। ये आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि जैसे मान लो L की वैल्यू अगर 2 है लेटर से, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेंज करेगा -2, -1, 0, +1, +2। तो कितने आए इसमें? मतलब L की वैल्यू 2 होना, यानी D के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब D सब शेल के अंदर कितने ओरिएंटेशंस होते हैं? 5। तो D में 5 ही डिब्बे होते हैं। देखो, 1 2 3 4 5।
है ना। सो किसी एक का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 -1 0 +1 +2 ऐसे होता है, राइट। फिर चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, कि एक ऑर्बिटल के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन +½ है तो दूसरा -½ होएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये स्पिन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, तो उसको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के लिए बेटा हमारे पास पहला रूल होता है ऑफ-बो रूल। ऑफ-बो रूल कहता है कि जो ऑर्बिटल्स है इनको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल किया जाता है, ठीक है। और वो इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर आप कैसे बता सकते हो, n+l वैल्यू से। n+l वैल्यू अगर अलग अलग होती है तो जिसकी n+l वैल्यू छोटी उसकी एनर्जी कम और उसको पहले भरते हैं, ठीक है। अगर मान लो n+l सेम होता है तो हम n वैल्यू से डिसाइड करते हैं, n वैल्यू छोटी तो एनर्जी कम, तो पहले उसको फिल करते हैं, ठीक है। ये तो ऑफ-बो। फिर इसके बाद ऑफ-बो के बाद जो पहला रूल था, ये दूसरा हम एक रूल लेते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में, है ना, कभी भी, मतलब नो सेट ऑफ 2 electrons can never have same set of 4 quantum numbers। किसी भी ऑर्बिटल में 2 electrons can never have same set of 4 quantum numbers, कभी नहीं हो सकता, है ना। चारों quantum numbers बेटा सेम हो ही नहीं सकते किसी 2 electrons के। n सेम हो सकता है, l हो सकता है, m हो सकता है, तो s तो अलग ही होगा। तो यही इसी बात से इन्होंने बोला कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक अगर क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तीसरा था हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हुन्स ने ये कहा कि अगर ऑर्बिटल्स हैं डीजेनरेट, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं और खाली जगह, तो पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली ऑक्यूपाई किया जाता है, उसके बाद पेयरिंग शुरू होती है, ठीक है। तो पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, बाद में पेयरिंग को स्टार्ट करेंगे, राइट। ये चीज उन्होंने बोली थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मेरा मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड भी, तो इनको एक बार प्लीज पढ़कर जाना। मैंने नोट्स के लिए ये 2 स्लाइड्स ऐड करी हैं, क्योंकि पिछले साल भी जेईई में बहुत सीधा सवाल यहाँ से दिखा था, ठीक है। ओके, चलो नोट्स में मिल जाएगा। नोड्स की बात करते हैं, 2 तरह की नोड्स होती हैं, यानी ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाता है। रेडियल नोड होता है। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n - l - 1। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजिमुथल क्वांटम नंबर है। नोडल प्लेन या एंगुलर नोड्स में क्या होता है, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है स्मॉल l, ये रहा स्मॉल l, ठीक है। दोनों को अगर जोड़ दोगे तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला बनता है n - 1, ओके, n-1। अब नोड्स से ना आप कर्व्स बनाने में आपको आसानी हो जाती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के कर्व्स अगर हमें बनाने हो तो 3 तरह के ग्राफ्स यहाँ पे आपको दिखते हैं। पहला ग्राफ होता है साई वर्सेस आर, ठीक है। साई वर्सेस आर को दे कैन राइट एज आर वर्सेस आर ऑल्सो, राइट। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे आप एक याद रखो 1s का, एक याद रखो 2p का। 1s का याद हो गया आपको, देखो 1s का ऐसा होता है, न्यूक्लियस के पास देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो 1s का याद रखो। इसके बाद कोई भी s अगर बनाना है, जैसे 2s बनाना है, तो उसमें रेडियल नोड्स निकाल लो, रेडियल नोड्स निकालो। देखो n - l - 1, तो 2s का बना रहे हो तो 2 - 0 - 1 यानी एक रेडियल नोड है, तो एक बार x एक्सिस पे टच करा दो, ठीक है। एक बार टच करा के सेम ग्राफ ऐसे बना दो। ऐसे अगर 3s है तो n - l - 1 2 नोड्स आए तो 2 बार x एक्सिस पे इसको टच करा दो, हो जाएगा, बोलो। ऐसे ही 2p का याद रखना है, 1s का याद रख लिया, 2p का याद रखो, क्योंकि p d f के एक जैसे होते हैं, p d f के ग्राफ एक जैसे होते हैं। तो 2p का देखो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, कम है, नहीं है, बिल्कुल, फिर बढ़ती है, फिर इट गोज लाइक दैट। न्यूक्लियस से दूर ज्यादा होते हैं ना, p के लोब्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, एक 2p का याद रखेंगे। अरे क्या हो रहा है, हाँ 2p का याद रखेंगे। उसके बाद जो भी p बनाना है उसमें रेडियल नोड्स निकाल लो, n - l - 1, 3 - 1 - 1 जो कि निकल के आया एक रेडियल नोड, तो एक बार x एक्सिस पे टच करा दो। 3d में देखो n - l - 1 0, तो एक बार भी टच नहीं किया, टच नहीं कर रहा है, जगह है, ऐसे निकल रहा है ये, ओके। तो यानी 2p और 3d का एक जैसा आया। बना सकते हो साई वर्सेस आर में 1s का याद रखो, 2p का याद रखो, उसके अलावा जो भी आएगा रेडियल नोड्स निकाल के उतनी बार x पे टच करा दो, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरह का ग्राफ हो सकता है साई स्क्वायर वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर वर्सेस आर स्क्वायर वर्सेस आर,
ठीक है। तो इसमें बेटा एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आर स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ में आपको सेम साई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है, सेम डिट्टो। बस एक चीज करनी है, वहां पे जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है उसको पॉजिटिव छाप दो, जो एक्स एक्सिस के नीचे गया था उसको ऊपर बना दो, क्योंकि साई स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर कभी नेगेटिव टर्म थोड़ी ना आएगा, तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड स्क्वायर में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे साई स्क्वायर वर्सेस आर 1s का याद रखा, 2s के लिए बनाओगे तो 2s में एक रेडियल नोड आया था, तो एक बार इसको एक्स एक्सिस पे टच करा के, अब हम साई वर्सेस आर में तो ऐसे बनाते थे ग्राफ, ये साई स्क्वायर है तो इसी को ऊपर बना देना है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड बनाना है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड हो ही नहीं सकता, बाकी सब एक जैसे। देखो 2p और 3s के लिए देखो दो नोड्स आए थे रेडियल, तो दो बार टच करके ऊपर ही ग्राफ बनाना है। कर लोगे साई स्क्वायर वर्सेस आर। लास्ट होता है डी फंक्शन का ग्राफ। डी फंक्शन का ग्राफ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बेटा, डी फंक्शन के ग्राफ के अंदर प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एक दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज ये 1s का ग्राफ याद होना चाहिए, चलो 1s का ग्राफ याद हो। इसके बाद ये ध्यान रखना है, जितनी भी 1s का याद कर लिया, अब 2s अगर बना रहे हो तो जितनी भी नोड्स आएंगी, तो 2s में देखो एक रेडियल नोड आएगी, तो एक बार आपने ग्राफ को x पे टच करा दिया, 3s में दो नोड्स आई, दो बार टच करा दिया, 3b में एक नोड आई, एक बार टच करा दिया, d में 0 नोड्स आई, एक बार भी टच नहीं किया, ठीक है। पहली बात तो ये जो अब तक करे थे। दूसरी चीज यहाँ पे एक अलग जो दिखेगी कि पहला कर्व छोटा होता है, पहला पीक छोटा आएगा, फिर उसके बाद बड़े बड़े पीक्स आएंगे। उल्टा नहीं करना, कभी कभी बच्चे उल्टा करते हैं, पहला पीक बड़ा फिर दूसरे छोटे, नहीं। यहाँ पे डी फंक्शन के ग्राफ में पहला पीक छोटा होता है फिर बड़ा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की अगर 3p में है तो थर्ड शेल में होगी, है ना। यहाँ पे देखो 3s में है तो यहाँ होगी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला ग्राफ छोटा फिर बड़ा, इस तरह करना है। कर सकते हो, बहुत सीधे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं, तो यही टाइप से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्योंकि ये एक क्विक आपका माइंड मैप टाइप सेशन है, तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करी। अगर आपको डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर और बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप गदर 3.0 में एनरोल हो सकते हैं, HP गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई होप ये सेशन काफी बेनिफिशियल था एक क्विक रिविजन के लिए। अगर कोई और सेशन आप चाहते हो बेटा तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, I will plan another session on that topic, ठीक है। Thank you so much for attending the session. I'll see you next time and all the best.